हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग अगेन फिर से करंट अफेयर्स की ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को प्रॉपर वे में समझने के लिए चलते हैं बैकग्राउंड पे। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है, या फिर रसिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जैसा कि हमें पता है अभी रसिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पे, है ना। अ काइंड ऑफ फुल फ्लेज्ड वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ पे है ना। और स्थिति कुछ भी हो सकती है ना। ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल हो जाए, है ना, कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर, यूँ कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो एनीवेज सारी चीज़ों को कवर की जाएगी इसमें, लेकिन मैं इसमें कोशिश करूँगा कि फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल डेट, आज की डेट तक का क्या अपडेट है ना, उसको कवर करने के लिए और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अ, ताकि क्रोनोलॉजी सही से समझ आए, है ना। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना, हिस्टोरिकल, है ना, बैकग्राउंड वगैरह भी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा उसको भी कवर किया जाएगा। और हर वो एंगल से कवर करने की कोशिश रहेगी, चाहे चाहे जियो पॉलिटिकल इशू हो, या फिर जोग्राफिकल जो लोकेशन वाइज हो, या फिर हिस्टोरिकल कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, है ना। तो हर वो एंगल से कोशिश रहेगी हमारी कि कवर करूँ उसको। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये है वर्ल्ड मैप। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यूक्रेन की लोकेशन को देखते हैं, है ना, ये वाली जो पार्ट है ना, लाइट ऑरेंज, ये वाली पार्ट, ये यूक्रेन की लोकेशन है ना। इसको मैक्सिमाइज़ करके देखते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, क्योंकि प्रीलिम्स वगैरह में, एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है पर्टिकुलरली जो भी कोई ऐसा लोकेशन जो कि बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में है ना। तो उसके इर्द गिर्द जो भी नेबरिंग कंट्रीज़, कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर कर रहा है किस साइड में, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है ना। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है। और माइन्यूटली अगर जानना चाहते हैं तो ये सी ऑफ एजॉव है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये मोल्डोवा है, ये वाली कंट्री छोटी सी। उसके बाद ये रोमानिया है, इधर ये हंगरी है 11 नंबर पे, 9 नंबर पे ये स्लोवाकिया है, ये पोलैंड है, ये बेलारस है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये रसिया है। ठीक है, ये है ओवरऑल नेबरिंग कंट्री यूक्रेन के। ठीक है, अभी क्या है कि अभी ऐसा कहा जाता है कि 3 साइड से अटैक किया जा रहा है रसिया द्वारा। पहला साइड ईस्टर्न साइड बोल रहा है कि इस साइड से अटैक हो रहा है, दूसरा नॉर्दर्न साइड यानी कि बेलारस साइड से, तीसरा इस साइड से, क्रीमिया साइड से। ठीक है, तीनों साइड से अटैक हो रहा है और अटैक भी हो रहा है और एंट्री भी हो रही है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग, है ना। तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, इसी जगह पे है ना, वहाँ पे भी एंट्री हो गई है ना। तो ताबड़तोड़ हमला चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब ये है अब इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश, और ये उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना। कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया रसिया के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये, है ना। तो इसलिए रसिया किसी भी हद तक गुजर सकता है, ऐसा कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ये देखो, ये रशिया का जो ये लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन, है ना, रसिया यहाँ से ऐसे करके ये, है ना। तो रसिया के ये साइड में अगर देखते हैं, नॉर्दर्न साइड में, ऊपर में, टॉप में, है ना, ये आर्कटिक रीजन कहते हैं। इधर वाटर बॉडी है, यानी कि पानी ही पानी है। ये अटलांटिक ओशियन है ना, तो इसी से जुड़ा हुआ ये आर्कटिक रीजन है। ठीक, और ये पैसिफिक ओशियन वाला रीजन है। ठीक, ये चीज़ है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें, क्योंकि ट्रेड कोई भी कंट्री करती है तो वो बाई शिप ही ज़्यादा प्रेफर होता है, वो ना लो कॉस्ट में उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ना। तो गुड्स का जो भी मूवमेंट होता है ना, वो बाई शिप ही करते हैं लोग, प्रेफर करते हैं। इमरजेंसी में वो क्या कहते हैं कि कार्गो वगैरह बाई फ्लाइट भी होता है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होता है ना। तो एनीवेज शिप का इस्तेमाल होता है ट्रेडिंग में ज़्यादातर। ठीक है, तो ये वाला जो रीज़न है ना, ये कहते हैं कि साल के कुछ ही महीने नॉर्मल जैसा होता है, अदरवाइज़ ये यहाँ पे बर्फ़ जम जाता है। विंटर सीज़न आते ही ये जम जाता है ये एरिया, है ना। तो जम जाता है तो यहाँ पे शिप का मूवमेंट मुश्किल है, नहीं हो सकता। ठीक, ये चीज़ है। और और दूसरी चीज़ ये है कि अगर रसिया को ट्रेडिंग ये सब कंट्री से करना हो, यहाँ से करना हो, है ना, तो उसको अगर यहाँ से समझ लिया कि पैसिफिक ओशियन से लेके गया, तो ये बहुत ही लंबा रूट पड़ जाएगा उसको, है ना, यहाँ पे सप्लाई करने के लिए। ये सब बहुत ही लंबा रूट पड़ जाएगा, है ना। रूट तो अगर यहाँ से भी आता है तो वो भी तो लंबा पड़ जाता है, अगर यहाँ पे जा रहा है साउदर्न अमेरिका वगैरह, काफ़ी लंबा पड़। तो इसीलिए कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि ये सी ऑफ एजोव है, ये वाली छोटी वाली, ये वाली, जस्ट मोमेंट,
ये वाली है ना, उसके बाद वहाँ से कनेक्टेड है ब्लैक सी, फिर वहाँ से ये स्ट्रेट के द्वारा आ जाता है मेडिटेरेनियन सी में, है ना। तो यहाँ पे अगर आ गया, उसकी शिप आ गई है ना, तो वो यहाँ पे कहीं पे भी सप्लाई कर सकता है, इधर से ये सब कंट्री को कर सकता है। अगर यहाँ से आगे बढ़ना है उसको लेके, मान लो कि इधर सप्लाई करना है कुछ, है ना, या इंडिया में भेजना है कुछ, है ना, तो वहाँ यहाँ से एक स्टेट है ना, इसको कहते हैं कि स्वेज कैनल कहते हैं, ये स्टेट से रेड सी के द्वारा ऐसे करके निकल जाता है, इंडियन ओशियन में आ जाता है। यहाँ से फिर इसका मूवमेंट, है ना, अगर इंडियन ओशियन में आ गया समझ लो ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ सप्लाई हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, फिर इधर ये ईस्टर्न अफ्रीका के कंट्रीज़ को सप्लाई हो सकता है, एकदम शॉर्ट में, समझ लो ना, शॉर्ट में कैसे कि यहाँ से आया तुरंत यहाँ सप्लाई हो गया, यहाँ हो गया, इस तरह से, है ना। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ से ये होता है ना, कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखिए क्रॉस करता है यहाँ पे, इस जगह पे है, क्रॉस किया, यहाँ पे सप्लाई किया, इधर सप्लाई किया, ऐसे किया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो इस तरह की मूवमेंट, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ही कम आएगा। तो इसलिए ये इसका इंपॉर्टेंस है ना, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि, है ना, रिसोर्सेज वगैरह भी काफ़ी है इस एरिया में, जिसको कि निकालना चाहता है रसिया भी चाहता है कि हमारे पास में रहेगा, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसको यूरोपियन कंट्री के कई सारे कंपनीज वो लोग भी इसमें है कि नहीं, हमारे इसमें आना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कि नेचुरल गैसेस वगैरह का ये है इस एरिया में, ठीक है। ये तो इसका इंपॉर्टेंस हो गया जो हम लोग, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली कहते हैं कि रसियंस जो है ना, उनके यानी कि सिविलाइजेशन की बात करते हैं, है ना, उनकी शुरुआत कहते हैं इसी एरिया से हुई, यूक्रेनियन एरिया से। रसियन ओरिजिन के लोग यानी कि उस रसियन एथनिसिटी के लोग इसी एरिया से फैलता गया है आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर इस तरह से फैलता गया, ठीक है। और कहते हैं कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इधर है, इसी जगह पे वो है मॉस्को जो रशियन कैपिटल है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इसी एरिया में है। इधर रहने लायक नहीं है, ज़्यादा ठंड होती है ना, तो रहने लायक नहीं है, बहुत ही कम पॉपुलेशन इस ऐसे करके, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था यहाँ पे, है ना, कि रसिया यानी कि सी रूट रसिया के लिए ये भी होता है, ये बाल्टिक सी है ना, तो इधर से भी वो ट्रेडिंग वगैरह के लिए, है ना, ये रूट को भी अपनाता है, यहाँ से भी कनेक्टिविटी। लेकिन मोर और लेस यहाँ पे भी स्थिति इस जैसे ही होती है, कुछ महीने के लिए इधर भी हॉल्ट होता है ना। तो एनीवेज यहाँ से तो इधर सप्लाई करेगा, इधर सप्लाई करेगा, लेकिन बात जहाँ तक आ जाती है ये सब कंट्रीज़ की, इन सभी कंट्रीज़ की, तो फिर वो भी रूट बहुत लंबा पड़ जाएगा ना। तो एनीवेज, तो मैं ये बोल रहा था कि इनकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के आधार पे ऐसा कहा जाता है कि इनकी ओरिजिन, रसियन एथनिसिटी के लोगों की ओरिजिन इसी एरिया से है, और उसके बाद ये लोग बढ़ता गया आगे, है ना। और जिस तरह का इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पहले जन हुआ करता था, जन से जनपद, फिर महाजनपद, इस तरह से, फिर राजा रजवाड़ा वाला, इस तरह से राजा महाराजा वाला सिस्टम चला। तो उसी तरह से इधर भी हुआ, रसियन साइड में भी वो चीज़ हुआ। तो वो सिस्टम हज़ारों साल से चलता आ रहा था, है ना। और यही वजह है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, है ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये सब जो कंट्री के बारे में बोलते हैं कि उनसे हमारी हिस्टोरिकल रूट जुड़ता है ना, हमारा कल्चर जुड़ता है, या फिर लैंग्वेज जुड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो इसलिए वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि इमोशनल टाइप की कनेक्टिविटी के लिए इस तरह की बातें बोली जाती है। और एक्चुअली में है भी है कि हाँ, हिस्ट्री तो कहीं ना कहीं से शेयर करता है, लैंग्वेज वगैरह काफ़ी हद तक इनका मैच करता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो राजा रजवाड़ा का सिस्टम चल रहा था, जब क्या कहते हैं कि इस हिसाब से चलता आ रहा था। 1917 में रसिया में एक रिवोल्यूशन चल रहा था ना, रशियन रिवोल्यूशन जो हम लोग जानते हैं ना। तो कि राजशाही नहीं चाहिए, लोगों को यही था ना डिमांड कि राजशाही नहीं चाहिए हमें। राजशाही में यही होता है ना कि जो राजा बना तो फिर उसका बेटा बनेगा, उसी का वंशज बनेगा, कोई दूसरा पब्लिक को मौका ही नहीं मिलता इस तरह से करने के लिए। तो उसको गिराने के लिए, है ना, कि राजशाही को ख़त्म करने के लिए रिवोल्यूशन चल रहा था 1917 में, रशियन रिवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आखिरकार 1917 में, है ना, तख्ता पलट हो ही गई वहाँ पर। तो ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा नीचे जाते हैं यहाँ पे। तो उस टाइम में जब भी रिवोल्यूशन हो रहा था, तख्ता पलट हुआ था, ये वाला जो एरिया है, एक सेकेंड, यही आपका पूरा अभी जो इशू जो कहते हैं कि यूएसएसआर का, है ना, ये पूरा पार्ट था, है ना, ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा मिला करके समझो कि एक कंट्री था, है ना। बाद में फिर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, है ना। ये इससे पता चलेगा कि यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, है ना, रिपब्लिक्स। यूनियन तो जानते हैं हम लोग, ग्रुप संघ, है ना। सोवियत मतलब रूल बनाने वाला, जो कि रूल बनाते हैं खुद, है ना। सोशलिस्ट जो समाजवाद, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट जानते हैं ना, तो वो चीज़। और रिपब्लिक्स, है ना, यानी कि राज्य, ठीक है, राज्य गणराज्य, है ना। तो ये लोग सब मिला करके, जिस तरह से यूएस में है ना स्टेट वाला सिस्टम, है ना, हेड ऊपर में यूएस है, बाकी उसमें कई सारे स्टेट जुड़े हुए हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कई सारे स्टेट्स हैं, लेकिन मेन तो इंडिया रिप्रेजेंट करती है ना। तो इस तरह से, तो उसी तरह से यूएसएसआर का भी कॉन्सेप्ट था, है ना। तो ये सब रिपब्लिक्स है, इस तरह से ये सब पार्ट हुआ करता था, है ना, यूएसएसआर का। लेकिन 1991 में डिसइंटीग्रेट, इस पर आएंगे पॉइंट पे। बिफोर दैट यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं कि जब ये बोला कि राजशाही का तख्ता पलट हुआ, है ना, 1917 में, तो उस टाइम में जो राजा था निकोलस सेकेंड, है ना। एक्चुअली इसका नाम सार है, TSAR, सार निकोलस सेकेंड, है ना। उसके बाद वहाँ का लीडर कौन हुआ, मेन लीडर, है ना, उसको लीड कर रहा था रिवोल्यूशन को, है ना, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है।
वो आया वहाँ पे, ठीक है। और ये इसमें जो पिक्चर्स है ना, कुछ रशियन फेमस लीडर्स का ही पिक्चर है ना, सारे लोगों का नहीं, कुछ फेमस का। तो व्लादिमीर लेनिन के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे ना। तो वो आया है ना रूल करने के लिए, ठीक है। तो वो मीन्स की लीड ही कर रहे थे ना उस रेवोल्यूशन को। तो जाहिर सी बात है कि यही करेगा ना। और लेकिन इसकी पीरियड कुछ ही दिनों की रही। उसके बाद आया जोसेफ स्टालिन, और ये काफ़ी टाइम तक रहा, और सबसे डिक्टेटरशिप वाला जो ना, कम्युनिस्ट वाला आइडियोलॉजी, सबसे डिक्टेटरशिप वाला इनका ही पीरियड रहा है। उसके बाद ये ना मिखाइल गोर्बाचे, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसको भी पढ़ेंगे अभी के पीरियड में। ये व्लादिमीर पुतिन है ना। तो ये चीज़ अभी हम लोग कि रसिया का ये सॉरी यूएसएसआर, इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। ये कहते हैं कि 1922 में ये बना। ये बना कैसे? जब 1917 में, जैसा कि मैंने बोला कि तख्ता पलट हो गया, है ना, सार निकोलस जो था, हाँ, उसको गद्दी से हटा दिया गया, यानी कि ख़त्म हो गया राजशाही वाला सिस्टम, है ना। और वहाँ पे लीडर उभर करके आया, कौन? व्लादिमीर लेनिन, है ना। तो उसी पीरियड में क्या हुआ, जो ही ये हुआ ना, तख्ता पलट हुआ ना, तो ये सब जो है ना, छोटा छोटा ये प्रोविंस या राज टाइप का इस तरह से था। तो ये सब सारे कम्युनिस्ट लोग थे, है ना। ये लोग आपस में लड़ रहा था, ये लोग भी डिमांड कर रहे थे, नहीं हम लोग अलग हो जाते हैं। तो फिर किसी तरह से शांत किया गया इन लोगों को। तो व्लादिमीर लेनिन ने ही इन लोगों को शांत किया कि नहीं, हाँ, कि मतलब अलग नहीं होने के लिए, हाँ, कहा गया कि नहीं, मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी के लिए ये चीज़ की गठन की गई यूएसएसआर की, है ना, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी उसी टाइम में, है ना, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, है ना, एक्चुअली क्या होता है कि फंक्शनिंग जो होता है सिस्टम, है ना, गवर्नमेंट का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से करते हैं। एक तरफ से है ना कम्युनिस्ट, दूसरी तरफ से क्या कहते हैं कि कैपिटलिस्ट, जो कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म होता है। कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता था अमेरिका और यूएस, जिसको कहते हैं, है ना, और कम्युनिस्ट को रसिया, चाइना वगैरह इस तरह से, है ना, यानी यूएसएसआर इस तरह से कहते हैं। कि इसकी बेसिक डिफरेंस ये होती है कि कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्री का रिसोर्सेस है ना, तो रिसोर्सेस का को मोबिलाइज़ करना, या फिर रिसोर्सेस की जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, वो सारी चीज़ स्टेट के ही हाथ में रहेगी। स्टेट के ही हाथ में रहेगा वो चीज़, ठीक है। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के ही हाथ में। क्योंकि इनका मानना है कि सारी जो भी बेनिफिट होता है वो लोगों को, यानी कि समाज को, यानी कि कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तो वो मिलेगा कैसे? वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा। इसीलिए तो यानी कि कोई बिजनेस क्लास वहाँ पे नहीं हो सकता है इस कम्युनिस्ट सिस्टम में, है ना। कोई बिजनेस नहीं कर सकता। सब क्या, लोग क्या कर सकता है, पीपल क्या कर सकता है? सिर्फ जॉब, सिर्फ काम कर सकता है। बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ को, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, वो कौन करेगी? वो करेगी स्टेट, ठीक है। और लेकिन जो यहाँ पे इसको बताते हैं, यहाँ पे क्लियर किया था ना, कम्युनिस्ट वाले, ये रसिया वाला यूएसएसआर वाला पार्ट है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये है ना। यानी कि वर्ल्ड पे दोनों दोनों लोगों ने, यानी कि दोनों साइड के लोगों ने, है ना, ये चाहा कि नहीं, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इस्टेब्लिश हो। ये यूएसएसआर वाले, यानी कि रसिया वाले ने सोचा, है ना। इधर से यूएस यानी कि अमेरिका ने सोचा कि नहीं, डेमोक्रेटिक फॉर्म हो, गवर्निंग पूरा पूरा वर्ल्ड में, है ना। इसमें क्या है कि इसमें कैपिटलिस्ट व्यवस्था होता है कि हाँ, बिजनेस क्लास होता है, और यानी कि मार्केट ड्रिवन ओपन इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट पे छोड़ दो हर वो चीज़, है ना। इसमें प्राइवेट प्लेयर वगैरह होता है। तो ये चीज़ की लड़ाई चल रही थी दोनों में, है ना। तो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, कहते हैं कि ये चीज़ दोनों यही कोशिश कर रहा था कि पूरा वर्ल्ड में, है ना, ये कह रहा है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बढ़े, यानी कि बढ़ता जाए, और ये सोच रहा है कि नहीं, ये चीज़ बढ़े, कम्युनिस्ट को रोको, है ना। तो दोनों चीज़ की इस तरह का एक तरह का टग ऑफ वार लाइक सिचुएशन चल रहा होता था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पे, है ना, कि यूएसएसआर, है ना। तो वो जितने भी, यानी कि 15 कंट्री को इंक्लूडिंग करके यहाँ पे यूएसएस में यूक्रेन वगैरह सब कुछ आ गया इसमें, है ना। सारे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारा चीज़, ये यूएसएसआर तो है ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली वहाँ पे फंक्शनिंग पूरा। उसके साथ साथ ये देखो, ये जो कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है। इतना ये जो कंट्री है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। ये जो कंट्रीज़ है, ये यूरोपियन कंट्री है। ये जो कंट्री है ना, चाहे, है ना, रोमानिया ले लो, एक सेकंड, रोमानिया, पोलैंड, ईस्टर्न जर्मनी, है ना, जुगोस्लाविया, हंगरी, ये सब, है ना। ये यूरोपियन कंट्री है ना। ईस्टर्न साइड के, यूरोप के ईस्टर्न साइड कहते हैं ना, ईस्टर्न ब्लॉक। तो ये लोग भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में आ गए थे। ये लोग भी कम्युनिस्ट टाइप के सिस्टम को अपनाता था, है ना। तो किसके सपोर्ट पे? ये सपोर्ट करता था ये लोग, है ना। कोई कहीं पे भी किसी की गवर्नमेंट गिरने की स्थिति पे आ जाती थी, अगर वहाँ का जनता ने विरोध किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, तो ये दौड़ पड़ता था यूएसएसआर उसको बचाने के लिए। एक बार हंगरी में इस तरह से 1954 में इस तरह से हुआ। तो ऐसी चीज़, है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये लीडर्स की बात करते हैं कि व्लादिमीर लेनिन
तो वो कुछ ही दिनों के लिए रहे, है ना। तो चूँकि शुरुआत थी तभी कम्युनिज़्म की, हाँ, तो कम्युनिस्ट सिस्टम को अपनाया था, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन भी बैकग्राउंड में उनका चल रहा था। एक्सपर्ट का ये मानना था कि हो सकता था कि आने वाले टाइम में अगर वो ज़्यादा दिन तक रहता तो हो सकता था कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मानता, है ना, मार्केट को ओपन करता इस तरह से। लेकिन वो कुछ ही दिनों में वो मतलब चल बसे, ठीक है। उसके बाद आया जोसेफ स्टालिन। तो ये आया तो ये पूरा डिक्टेटरशिप वाला पूरा हिसाब किताब रहा इसका, है ना। यानी कि इसके टाइम में कोई भी कम्युनिस्ट का जो एक्चुअली ये होता है ना रूप, है ना, कोई भी जनता यानी कि वो अपना आवाज़ नहीं उठा सकता है। कुछ भी कोई डिमांड, कुछ भी प्रोटेस्ट वगैरह नहीं अगर करता था तो उसको सीधा पकड़ के डिटेंशन कैंप में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई थी, बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। और कम्युनिस्ट को पूरा वर्ल्ड में फैलाने की होड़ लगी हुई थी। जो भी कंट्री में ये था तो ये लोग दौड़ पड़ता था वहाँ पे उसको बढ़ावा देने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे ऐसे करके, है ना। और तो ये इस तरह का सिस्टम चलता आ रहा था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये दोनों के बीच में अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए इधर आपका यूएसएसआर पकड़ लो, है ना, इधर आपका यूएसए, है ना। तो है ना, एक तरह का होड़ लगा हुआ था कि हम सुपर है, हम सुपर है, हमारा आइडियोलॉजी अच्छी है, इस तरह से, है ना। तो अपने आप को सुपर साबित करने के लिए सबसे पहले स्पेस पे सबसे पहले कौन जाएगा, इस चीज़ की होड़ लगी। तो सबसे पहले यूएसएसआर ने ही भेजा था, है ना, सैटेलाइट स्पेस पे, यानी कि वही गया था। सैटेलाइट पे भी वही भेजा था उसके बाद, है ना, स्पेस पे। तो इस तरह की और इंसान भी स्पेस पे सबसे पहले इन्होंने ही भेजा। उसके बाद फिर हो गया क्या कि वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ, है ना। और उसमें जापान पे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पे क्या कहते हैं कि अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, है ना। यहाँ पे जापान है ना, जापान का लोकेशन यहाँ पे इस जगह पे है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, है ना। तो अब इस चीज़ की भी होड़ लगी हुई थी कि कहीं हम पे भी ना गिरा दे, तो है ना। तो तरह तरह का लीथल जो वीपन वगैरह का प्रोडक्शन, है ना, तो उसमें भी होड़ लगी हुई थी, है ना। यूएसएसआर अपने तरफ से ये प्रोडक्शन करा, ये भी तो काफ़ी इसमें हर वो चीज़, है ना, यानी कि पैसे भी लगते हैं, एनर्जी भी लगता है, सारी चीज़ें इस तरह से। तो आखिरकार लास्ट में क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसा आ गया, लास्ट में सिचुएशन ऐसा आ गया, ये देखो, कि इकोनॉमिक डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया, काफ़ी यानी कि डाउन चला गया। एक मैंने ये भी डाला है, ये ग्राफ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये भी दिया इसका 1928 से लेके 1987 तक का जर्नी का दिया है ना, ये ग्राफ है। अगर आप इकोनॉमी का देखोगे, ये यूएसएसआर का है, सोवियत नेशन का है ना, कि देखो सीधे तौर पे ये ग्राफ यही करेगी कि काफ़ी डाउन वर्ड जारी है ना, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। उधर जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था जिधर था, अमेरिका वगैरह की बात कर रहा है, वो लोग काफ़ी ग्रो कर रहा है, इधर ये डाउन जा रहा है। तो ये सब सिनेरियो को सब सारे लीडर्स वगैरह जो भी जनता, पीपल का हो या फिर लीडर वगैरह, वो लोग देख रहे थे। तो इसी बीच में एक लीडर आया, ठीक है, इसका नाम है क्या, मिकाइल गोरबाचे। ये इन्होंने काफ़ी यानी कि माइन्यूटली एनालाइज किया और इनको लगा कि नहीं ये सिस्टम, क्योंकि इसके बाद लेनिन के बाद, व्लादिमीर लेनिन के बाद जो भी लेनिन के बाद जो ये जोसेफ स्टालिन आया ना, तो जो भी लीडर इस दरमियान में रहा, इस दरमियान में, है ना, तो वो सब जो ना इसी के नक्शो कदम पे चला, उसी तरह का जो है ना डिक्टेटरशिप वाला। लेकिन ये जो आया मिकाइल गोरबाचे कहते हैं, है ना, ये काफ़ी ये टाइप के थे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं स्थिति बहुत ही बेकार हो गया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, यानी कि इकोनॉमी काफ़ी डाउन चला गया है ना, तो कुछ तो होना चाहिए, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो अब इन्होंने सोचा कि नहीं कुछ चेंजिंग आना चाहिए। तो चेंजिंग के लिए क्या किया इन्होंने, एक कॉन्सेप्ट ये लेके आया, है ना, ये मिकाइल गोरबाचे। इन्होंने दो टर्म दिया है ना, एक ये रशियन लैंग्वेज है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनॉस्ट, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब फ्रीडम वगैरह इस तरह से मिलेगा, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हो या फिर प्रोटेस्ट वगैरह करने की, इस तरह की स्पीच, प्रोटेस्ट वगैरह की अधिकार, है ना, ये सब सारी चीज़ अपनी बात रखने की, बेसिकली ये सब चीज़ होएगा। और दूसरी चीज़ की इलेक्शन की, जैसे कि यहाँ पे आगे में मैं इन्होंने दिया है यहाँ पे, है ना, ये वाला देखो, इसका मतलब यही हुआ, क्या ग्लासनॉस्ट पॉलिसी उसका ये कहता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिटेंशन कैंप में नहीं रखा जाएगा, कुछ भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो आवाज़। तो इसी दरमियान में जो ये सब जो आज़ादी मिल गई, तो वो लोग जो था यूएसएसआर का, है ना, तो वो लोग अपनी आज़ादी का डिमांड करने लगा। ये लोग लगा नहीं हम लोगों को अलग होना है, हाँ हम लोग ऐसे इसमें कम्प्लिकेशन में नहीं रहना चाहते, हम लोग अलग होना चाहते, तो है ना, उनको राइट दे दिया था आवाज़ उठाने की, तो तभी तक अलग हुआ नहीं था, है ना। तो ये चीज़ है। फिर दूसरा वाला जो इन्होंने दिया, है ना, थियरी का हो या कॉन्सेप्ट, है ना, दूसरा वाला जो दिया पेरेस्ट्रोइका पॉलिसी, इसमें कि वोट करने का अधिकार रहेगा। पहले क्या था कि कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कि एक जो है ना ग्रुप होता था 7-8 लोगों का, समिति टाइप का, जिसका नाम कि ये दिया है पॉलिट ब्यूरो, है ना। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग ही डिसीजन लेता था कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट का हो या फिर कंट्री हेड कौन बनेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो वो उसको बना दिया जाता था, सिंपल सा है। लेकिन जब से ये जो आया, ये जो लीडर की बात करिए ना, ये देखो, है ना, मिकाइल गोरबाचे, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट में ये बोला कि नहीं, अब वोट होकर के, वोटिंग होएगा तब जा करके
इलेक्ट होगा, क्योंकि एक ही पार्टी हुआ करती थी कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसमें 2 कैंडिडेट का ये किया कि 2 कैंडिडेट रहेगा, उसको वोट किया जाएगा, उसमें से जो बनेगा, है ना, जिसको पब्लिक सेलेक्ट करेगी, है ना, तो वो बनेगा इस तरह का। और वो थोड़ा सा लिबरल हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह को आने के लिए दिया, है ना। तो ऐसे ऐसे करके स्थिति धीरे धीरे ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1989 का पीरियड है, उस टाइम में मिखाइल गोर्बाचेव था ही उसमें ना। तो क्या हुआ, ये सब जो वो दोनों कॉन्सेप्ट लेके आया ना मिखाइल गोर्बाचेव का, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट की पॉलिसी, यानी कि वोटिंग और राइट टू एक्सप्रेशन एंड ऑल, है ना, प्रोटेस्ट वगैरह। तो ईस्टर्न यूरोपियन का जो भी कंट्री था जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और एक तरह का पपेट टाइप का बना हुआ था, किसका, यूएसएसआर का, है ना। तो वहाँ पे इस एरिया में इसको कहते हैं, देखो 1989 का ईयर ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं, है ना। इस टाइम में काफ़ी रिवोल्यूशन हुआ, ये सब जितने भी कंट्री यहाँ पे राउंड किया हुआ है ना, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, है ना, रोमानिया, या जो भी इस तरह की, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, ये सब, है ना, ये जितने कंट्री है, ये सब सारा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला कंट्री था, है ना, कंट्री है था। तो इन लोगों के अंदर का पब्लिक जो है ना, यहाँ इस कंट्री में रहने वाले जो भी पब्लिक है, वो लोग भी आवाज़ उठाने लगा कि नहीं, कि हम लोगों को इस तरह के वो अधिकार मिलना चाहिए, है ना, सारी चीज़ें, यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट करने का अधिकार, बातें रखने का अधिकार, वोट करके हम सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, है ना, अपने कंट्री हेड को, दिस दैट, ये सब। और हमें इस तरह के कॉम्प्लिकेशन में नहीं रहना है, आप पपेट बन के रहते हो, हाँ, यूएसएसआर का, आप यानी कि निकलो, बाहर निकलो, इस तरह से, ठीक है। तो इस पीरियड में, है ना, तो ये सब प्रोटेस्ट वगैरह जो होने लगा कि बाहर निकलो, तो उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, है ना, ये जो है मिखाइल गोर्बाचेव, है ना, ये गया नहीं कहीं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 1954 के दरमियान में इसी तरह का प्रोटेस्ट हो रहा था, कहाँ पे, हंगरी में, है ना, हंगरी में हो रहा था। हंगरी गया किधर, ये हंगरी, है ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, हाँ, कि नहीं, इस तरह का गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ये वहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट करी थी, उसको दबाने के लिए, है ना। तो उस टाइम में जो भी प्रेसिडेंट रहा होगा, जो भी कंट्री हेड रहा होगा यूएसएसआर का, वो दौर पर था और वहाँ पे सपोर्ट किया था हंगरियन यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, है ना, यानी कि सत्ता पे बनाए रखने के लिए। काफ़ी यानी कि मारा मारी हुआ होगा, है ना। तो वो लोग तो सप्रेस ही करता है ना, कम्युनिस्ट इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है ना, इमोशनलेस टाइप का ये होता है सिस्टम। जैसे आज के डेट में अगर नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, किम जोन जो वहाँ का प्रेसिडेंट है ना, तो वो भी एक तरह का डिक्टेटर ही है ना। अभी रिसेंटली उन्होंने, है ना, कहते हैं कि उनका फादर का डेथ एनिवर्सरी था, तो वो बोल दिया कि 11 दिनों तक कोई भी नॉर्थ कोरिया में हंस नहीं सकता है ना। तो हंसने पे ये था कि बैन, अगर कोई हंसा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ये एक डिक्टेटरशिप, तो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में होता है इस तरह का, है ना। तो ये चीज़ है। तो वही 1954 में जो हुआ था हंगरी में, सब उसको सप्रेस करने के लिए यूएसएसआर का जो भी प्रेसिडेंट था वो कूद पड़ा था और सप्रेस किया था। और ठीक है, लेकिन इस टाइम में ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो नहीं गया ये करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, ये सब रिवोल्यूशन वगैरह जो हो रहा था इसको तो होने दो, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही लेके आया था, क्यों जाएगा ये, है ना। और एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, जैसा कि अफगानिस्तान हालांकि यूएसएसआर की पार्ट नहीं थी, लेकिन वो आइडियोलॉजी यानी कि कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी भी वहाँ पे चल रहा था, है ना। अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, कि वहाँ का गवर्निंग सिस्टम जो ना कम्युनिस्ट वाला ही था। तो यही वजह था कि जब वहाँ पे मुजाहिदीन एक उभर करके आया, वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गया, हाँ, बोला कि नहीं नहीं चलेगा इस तरह का ये। तो वहाँ पे मुजाहिदीन को शांत कराने के लिए 1979 में, 1979 में, है ना, यूएसएसआर कूद पड़ा था। ये आपका अफगानिस्तान है, ये वाला येलो वाला, है ना, जस्ट अ मोमेंट, है ना, ये वाला पार्ट है अफगानिस्तान। तो यूएसएसआर कूद पड़ा यहाँ पे, वहाँ पे 1979 में आया और 89 तक यानी 10 सालों तक रहा, है ना। तो अब वो कूद पड़ता है तो सैनिक मारा जाता है, 15-16 हज़ार कितना मारा गया, 50,000 घायल हो गया, जख्मी, इंजर्ड हो गया, कितना रिसोर्सेज, कितना सारी चीज़ें, ये सब चीज़ होती है ना। उसी में इकोनॉमिक स्लो यानी कि इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो जाता है ना कोई भी स्टेट, तो ये सब चीज़ें तो कूद पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि उस आइडियोलॉजी को, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए यहाँ से कूद यानी कि अफगानिस्तान में आया था यूएसएसआर। तो उसी तरह से हर जगह करता था, है ना। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन अभी हम कवर यहाँ पे कर रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव की इसको, है ना। तो यहाँ पे जो था, है ना, ईयर ऑफ रिवोल्यूशन में, तो ये लोग जो जब प्रोटेस्ट वगैरह करने लगा कि नहीं हमें आज़ाद करो, हम पपेट गवर्नमेंट बन करके, पपेट बन के मत रहो, अपने हिसाब से रहो, डेमोक्रेटिक फॉर्म में रहो, दिस दैट। तो ये गया नहीं वहाँ पे उन लोगों को उस रिवोल्यूशन को सप्रेस करने के लिए। तो क्या हुआ कि ये लोग आज़ाद हो गए 1991 में, ये लोग आज़ाद हो गए, ठीक है। तो उसी के बाद तब इधर से भी आवाज़ उठने लगी कि हमें भी आज़ाद करो, किधर से, यूएसएसआर से, ठीक है, कि आज़ाद करो हमें भी। तो सबसे पहले आवाज़ उठाया था ये तीनों कंट्री जो है ना, इस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया। ये इसलिए क्योंकि ये जो है ना शुरुआत से ही यूएसएसआर का पार्ट नहीं था, ठीक है। ये यूएसएसआर का पार्ट 1945 में, ठीक है। तो यूएस जब वो चल रही था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें यूएसएसआर ने ये तीनों को भी अपने इसमें ले लिया था, कैप्चर करके अपने अंदर मिला लिया था। इसीलिए ये लोग बोला कि हम तो कभी पार्ट थे ही नहीं आपका, आपने तो 1945 में हमें कैप्चर किया था ये लोग, है ना, इसलिए हमें छोड़ो। तो इसी तरह से तो ये लोग यानी कि सेपरेट हुआ, तो इसी तरह से धीरे धीरे सभी लोग
1991 आते आते, यानी कि 1991 आते आते पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया और 15 कंट्री में डिवाइडेड हो गया, इंक्लूडिंग रसिया। ठीक है, तो डिवाइड हुआ तो 15 कंट्री में से सबसे बिगेस्ट रसिया हुआ, उसके बाद हुआ यूक्रेन ही का ही नंबर है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली क्यों यूक्रेन इंपॉर्टेंट है वो तो समझ में आ गया। और कुछ पॉइंट्स है। दूसरी चीज़ ये है, अब यहाँ पे ये चीज़ और भी बताना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे गया ये वाला पॉइंट, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो स्प्रेड हो रहा था, बढ़ा यानी कि एक्सटेंड हो रहा था, और ये लोग पूरा ताकत लगा दिया था कि इसको पूरा वर्ल्ड में फैला देना है। तो इसको काउंटर करने के लिए, है ना, यूएस ने नाटो का गठन किया। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म होता है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है ना, उसके नॉर्दर्न पार्ट का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक तरह का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो जब ये गठन किया, कब किया था इसका गठन? 1949 में। ठीक है, काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसके स्प्रीड को रोकने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम में 12 कंट्री था। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ता गया। आज के डेट में यहाँ पे अगर देखा जाए, आज के डेट में, है ना, आज के डेट में 30 कंट्री है और वो यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, और यहाँ तक कि यूएसएसआर से कटा हुआ, यानी कि निकलने के बाद कुछ कंट्री जैसे ये इस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया, इस तरह से बोलते हैं ना, ये लोग भी नाटो का मेंबर बन गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ यूएसएसआर को, यानी कि रसिया को खला काफ़ी है ना, क्योंकि उसका एक अंग था कभी, है ना, तो वो भी यानी कि नाटो में शामिल हो गया था। हालांकि रसिया ने भी इसको ये करने के लिए एक मिलिट्री अलायंस बनाया था, जिसको कि यहाँ पे ये है ना, वर्सॉ पैक्ट, है ना, कंट्रीज़ कहते हैं कि वर्सॉ पैक्ट का इस तरह का, इस साइड का कुछ कंट्री का जो है ना एक पैक्ट बनाया था। यानी कि उसमें यही होगा, जिस तरह का नाटो का कॉन्सेप्ट था कि जितना भी, मान लो कि 30 मेंबर आज के डेट में, 30 मेंबर में से किसी पे भी कोई भी अटैक करेगा, किसी पे भी, तो वो अटैक सब पे माना जाएगा, यानी कि सीधा अमेरिका पे भी वो अटैक माना जाएगा, समझ लो। तो सब मिल करके उसको वापस यानी कि अटैक करेगा। तो उसी तरह से ये यूएसएसआर ने भी उस टाइम में बनाया था, वर्सॉ पैक्ट कहते हैं, 1955 का, है ना। लेकिन वो 99 आते आते जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये वाला ग्रुप भी ख़त्म हो गया इसका। लेकिन नाटो आज के डेट तक एग्जिस्ट कर रही है ना, नाटो। तो अभी का जो इशू है ना, जैसे अभी का, और एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लेते हैं कि यूक्रेन में, है ना, 1991 जैसा कि बोला कि यूएसएसआर से हटने के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी कि 1991 में जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, है ना, उसके बाद उसमें से एक कंट्री सेकंड लार्जेस्ट यूक्रेन हुआ, है ना। यूक्रेन का पहला जो प्रेसिडेंट था, ये जो भी है, लियोनिड इस तरह से नाम है जो भी है ना, वो 94 तक रहा। फिर इस तरह से दूसरा आया, सेकेंड, थर्ड, उसमें से फोर्थ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसकी बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसका रोल है यहाँ पे, जिसका नाम विक्टर यानुकोविच नाम है ना। यानी 2010 से 2014 के दरमियान का पीरियड रहा इसका। और वो है कौन? विक्टर यानुकोविच, वो ये आदमी है, ये जो है ना, ये है। ये क्या था कि ये प्रो रसिया था। ठीक है, प्रो रसिया, यानी कि रसिया के साथ में मिलजुल करके रहने वाला। लेकिन थोड़ा बहुत उसका ये था कि हाँ, थोड़ा बहुत ट्रेड इससे भी चलता रहे, यूरोपियन यूनियन वगैरह से, है ना। क्या हुआ कि 2010 में ये अपने इस पे आया, प्रेसिडेंट बना यूक्रेन का 2010 में। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ कि वहाँ यूक्रेन की जो जनता, यानी पब्लिक, वो चाहती थी कि नहीं, यूरोपियन यूनियन वगैरह से जुड़ जाए, हाँ, यूक्रेन। तो ट्रेडिंग वगैरह, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का कुछ है सब में, है ना, यूक्रेन पार्टिसिपेट करे, हाँ, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ होएगा, इकोनॉमिक ग्रो करेगा, दिस दैट। लेकिन इन्होंने ये विक्टर जो है, इन्होंने मना कर दिया, नहीं करना है, 2013 के आसपास के, नहीं करना। तो इससे क्या हुआ कि यूक्रेन के अंदर में, यानी कि प्रोटेस्ट होने लगा काफ़ी बढ़ चढ़ करके। ठीक है, तो प्रोटेस्ट होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, यानी कि रसिया के ही इसमें इन्फ्लुएंस में यू कहो, है ना, क्योंकि ये प्रो रसिया था, ये, है ना, कुछ गोली वगैरह चलवा दिया। तो प्रोटेस्ट और भी उग्र हो गया। ठीक है, ये आदमी जो है ना, प्रोटेस्ट और भी उग्र हो गया। ऐसी स्थिति आ गई कि इसको भागना पड़ा, है ना, इसको भागना पड़ा। तो ये भाग के चला गया कहाँ? मॉस्को, ये रशिया की जो कैपिटल है, यहाँ पे जाके शरण लिया। ठीक है, वो भाग के वहाँ चला गया। तो इस बीच में क्या हुआ कि यूक्रेन में, ये जो यूक्रेन में, वहाँ पे, है ना, वहाँ के लोगों ने किसी और को बना दिया प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ रसिया को अच्छा नहीं लगा। रसिया का कहना था कि नहीं, ये यानी कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, ऐसा क्यों, क्या, हाँ, इसका कोई सोल्यूशन दिस दैट। लेकिन लोगों ने नहीं माना। तो तब से, है ना, तब से इस तरह से उसके बाद जो प्रेसिडेंट वगैरह आया जो भी, तो प्रो रशियन इस तरह से नहीं हुआ, उन लोगों का झुकाव यूरोप के ही तरफ रहा। ठीक है ना, तो इस तरफ से। और दूसरा चीज़, एक चीज़ यहाँ पे ये कवर करना चाहूँगा कि एक, जैसे कि रसिया से यूरोप की तरफ जो गैस वगैरह सप्लाई होती है ना, तो वो उधर का पाइपलाइन जो ना, ये यूक्रेन दे के भी गई, यूक्रेन दे करके, देख रहे हो आप यहाँ पे, है ना। अब इधर से दूसरे कंट्री से अगर कोई लेके जाता है तो उधर उस कंट्री में भी सप्लाई होता है। दूसरा चीज़ है कि अगर उस कंट्री से क्रॉस होकर के यूरोप के अदर कंट्री वगैरह में जा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ वो देता है, फेयर देता है ना, क्योंकि उसके इसको लैंड को इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो ये चीज़ की बेनिफिट यूक्रेन वगैरह को मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि रसिया, है ना,
नॉर्थ, है ना, नॉर्थ स्ट्रीम या नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो कहते हैं कि ये वाली लाइन ये बाल्टिक सी के अंदर 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 से जर्मनी में जोड़ने की कोशिश करी, तो इधर से सप्लाई होएगा, मतलब बन के रेडी हो गया है ना, बन के रेडी हो गया लेकिन अभी फंक्शन नहीं हुआ, तो इधर से सप्लाई करेगा, है ना। तो ये अगर चालू हो गया तो इधर का जो, है ना, इधर का कम हो जाएगा यूज़, इस्तेमाल, इसको यानी कि नेगलेक्ट करके चलेगा रसिया, तो इससे इसकी कमाई भी लगभग 17-18 हज़ार करोड़ कितना कितना कमाई होता है इनका, है ना। तो वो ख़त्म होने का ये चांसेस है। एक तो ये है कि मतभेद चल रहा है ना, ट्रेड को लेकर के, और ये रसिया और यूक्रेन के दरमियान में अच्छा खासा ट्रेड चलता है, लेकिन 7-8 साल से वो ट्रेड काफ़ी धीमी हो गई है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी करंट सिनेरियो ये है, जैसा कि मैंने बोला कि 3 साइड से अटैक किया जा रहा है यूक्रेन पे, है ना। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करना भूल गया कि ये जो बंदा है ना, जब ये भाग के मॉस्को चला गया, ये है ना, भाग के मॉस्को चला गया, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे दूसरा प्रेसिडेंट बना दिया गया वहाँ पे इस तरह से। तो अब चूँकि रसिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो रहा था वो चीज़, है ना, तो रसिया की निगाह इस जगह पे थी, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था ये क्रीमिया वाला रीजन, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी रसियन स्पीकिंग लोग भी है, प्रो रसियन इस तरह से यू कह सकते हैं आप, है ना, इस साइड में और ईस्टर्न साइड में भी, वहाँ पे भी है ना। तो यहाँ पे भी, और जब ये 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि एक एग्रीमेंट हुआ था कि रसिया को, है ना, रसिया सबसे बड़ी कंट्री है, उसका जो है ना एक नेवल बेस यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्रीमिया वाला रीजन में ऐसे करके है, तो उसको वो चीज़ यूज़ करने के लिए दिया जाएगा, है ना। तो वो चीज़ का एग्रीमेंट था। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट वगैरह इस तरह से हो गया, है ना, ये जो विक्टर जो भाग करके चला गया यहाँ पे मॉस्को में, इन्होंने पनाह दे दिया, है ना, तो यूक्रेनियन पीपल, है ना, यानी कि जो यूरोपियन यूक्रेन के लोग, और क्या कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे प्रो रसियन लोग भी थे, ये दोनों के बीच में काफ़ी ये चल रही थी, इनको बैक कर रहा था रसिया, बैकिंग होता था उसका फाइनेंशियली या फिर विपन मुहैया कराना देता, एक तरह का मिले, सेपरेटिस्ट करते हैं, आगे मैं इसको कवर करूँगा, है ना। तो सिचुएशन ऐसी आ गई, हाँ, सिचुएशन ऐसी आ गई कि ये लोग ये बोलने लगा कि नहीं, अब ये सब भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये सब पूरा कुछ भी बेनिफिट नहीं देने वाला रसिया को, ठीक है। रसिया को भी लगा कि, रसिया को खुद लगा कि ये सब बेनिफिट, ये जो हमारा पोर्ट वगैरह, नेवल पोर्ट वगैरह है, ये एरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो इसमें मुश्किल होने वाला, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अटैक कर दिया क्रीमिया पे, है ना। तो उसकी आर्मी आई है ना, अटैक किया, इसको पूरा एरिया को कब्जा कर लिया गया, है ना। हालांकि दूसरे ड्रेस पहन करके कहते हैं कि कुछ ऐसे नकाब वकाब लगा करके ऐसे करके आया, बस उनका कहना था कि हाँ पीस की भी आर्मी ऐसे ऐसे करके, आज की डेट में भी वही हो रहा है। तो इसको कब्जा कर लिया कब, 2014 में, ठीक है। तो ये पूरा एरिया कब्जा कर लिया। तो अभी आज की डेट में इस एरिया से भी अटैक हो रहा है, ठीक है। ये कब्जा कर लिया, जब कब्जा कर लिया तो उस टाइम में कोई भी इसको ये करने के लिए जो है ना, ऐसा नहीं कि उसको मिलिट्री का जवाब मिलिट्री से देने के लिए नाटो या फिर कोई अदर कंट्री, है ना, आकर के रसिया को कंटेन करेगा, ऐसा करके कुछ हुआ नहीं। सबों ने कंडेम किया, और वही सैंक्शन वगैरह लगाने का होता है, एक जो है ना G8 का मेंबर था रसिया, हाँ, उससे निकाल दिया गया उसको, अब G7 हो गया, यानी कि इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इस तरह का ग्रुप होता है, ग्रुप 8 का, तो उसमें से निकाल दिया, इसी तरह का कुछ हुआ था, है ना। तो यानी कि सिर्फ सैंक्शन वगैरह तक ही बात रह गई थी जब वो क्रीमिया को हर था, है ना, रसिया ने। तो ये एक इसको एक कॉन्फिडेंस दे दिया ना रसिया को कि हाँ ऐसा तो मैंने पहले भी किया है, सैंक्शन वैक्शन लगाता है, हाँ, कुछ ऐसा नहीं कि कोई आ जाएगा मिलिट्री से ये करेगा वो करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, हाँ, मिलिट्री के द्वारा कार्रवाई, तो उनको लगा कि ऐसा तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, एक कॉन्फिडेंस उसका बना हुआ है। आज की डेट में जो अटैक कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस पहले से ही बना हुआ है कि हाँ सैंक्शन वगैरह ही तक बात रहेगी, कोई आएगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, अभी के टाइम में क्या है कि फाइनली रसिया ने यानी अटैक किया। तो रसिया का कहना क्या है कि डायरेक्ट वे में तो कोई बोलता नहीं है, तो एक्सपर्ट एक एक्शन के आधार पर कयास लगाते हैं इस तरह से, है ना, कि रसिया का ये कहना है कि, है ना, कि ये यूक्रेन जो है ना, ये इधर नहीं जाए, इधर उसका इंटरेस्ट ना हो, ये नाटो वगैरह जो है ना उसमें शामिल ना हो। अगर नाटो वगैरह में अगर वो शामिल हो जाता है तो पता चला कि नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज रसिया के बॉर्डर पे, यहाँ पे ये सब एरिया में करने लगेगा, रसिया के लिए खतरा रहेगा बना हुआ हमेशा के लिए, है ना। अभी रसिया का जो फेवर का कंट्री है बेलारस, है ना, जो कहता है वो बेलारस मानता है, रसिया जो भी कहता है बेलारस मानता है। अभी बेलारस साइड से ही अटैक कर रहा है, ये कीव जो कैपिटल है यहाँ पे बेलारस साइड से ही हो रहा है ना। रसिया चाहता है कि कुछ इसी तरह से बेलारस के ही तरह, ये एक्सपर्ट का कहना है कि यूक्रेन बने रहे मेरे लिए, लेकिन यूक्रेन का एक्चुअली में झुकाव है इधर के लिए, है ना। और लेटेस्ट ये है कि आज के डेट में, है ना, जो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट अभी करंटली है ये है ना, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नाम है। ये पहले कॉमेडियन था, टीवी शो में कॉमेडी करता था, एक बार वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया, लोगों को पसंद आया अच्छा खासा, तो एक तरह का मूवमेंट बन गया, तो उनको चांस मिल गया प्रेसिडेंट बनने का। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसका नाम है ना। अभी टिल डेट प्रेजेंटली ये है, अभी सिचुएशन को यही हैंडल कर रहा है ना, ज़ेलेंस्की। तो अभी कहने का मतलब ये है, हाँ, इन लोगों का झुकाव अभी यूक्रेन का उधर के तरह है।
यहाँ तक कि आज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन को बोला कि इमरजेंसी में कुछ ऐसा सोल्यूशन करके यूरोपियन यूनियन में हमें डालो, यानी कि हमें उसमें ऐड करो। तो इस तरह की ये चीज़ बात है, जो कि यही चीज़ रसिया नहीं चाहता है कि ना यूरोपियन यूनियन में जुड़े, नाटो वगैरह किसी भी नहीं जुड़े। ठीक है, तो ये चीज़ है, ताकि इससे क्या होगा कि एक तरह का बफर, कहते हैं कि बफर जोन क्रिएट होकर के रहेगा रसिया के लिए, कि जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज ये एरिया से इधर ही होएगा, इधर नहीं। तो इस बीच में एक तरह का बफर का काम करेगा ये सब एरिया, है ना। तो ये रसिया का कहने का मतलब है ये, यानी कि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा चीज़ तो मैंने बोला ही है कि स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक्सेस मिलता है जो मिलिट्री है ना, बेसिस का, नेवल का, है ना। तो यहाँ पे प्लस नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह इधर है ना, ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका कहने का मतलब कि उनका कल्चर, लैंग्वेज वगैरह ये सब चीज़ होता है। तो अभी जो अटैक हुआ है, कहते हैं कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट जो कि प्रो रसियन है, ये दो एरिया है, ये साइड में देख रहे हो, एक का नाम है लुहांस्क, ठीक है, दूसरे का नाम है डोनेस्क। ठीक है, तो ये दोनों रीजन को मिला करके इसको डॉनबास रीजन कहते हैं। यहाँ पे सेपरेटिस्ट यानी कि प्रो रसियन है, प्रो रसियन वर्सेस यूक्रेनियन, जो वहाँ की यानी कि मिलिट्री वगैरह के दरमियान में चलता रहता है ना, काफ़ी वहाँ के पुलिस के दरमियान में काफ़ी चलता रहता है ना। तो बहुत लोग मारे जा चुके हैं टिल डेट, कहते हैं कि अच्छा खासा 13-14 हज़ार के आसपास। अभी तो बाज़ाब्ता वार ही चल रहा है, तो अभी तो बहुत ही लोग मरा होगा, है ना। तो ये वो एरिया है जहाँ से हो रहा है, लेकिन अटैक इधर से बेलारस से और क्रीमिया साइड से हो रहा है। ठीक है, और सर्टेन पॉइंट पे फोकस करके अटैक किया जा रहा है, जैसे ओडिशा एक उधर भी है, उधर भी किया जाता है। इधर कीव में अभी ज़बरदस्त टाइप का, जो कीव है ना, कैपिटल है, वहाँ पे ज़बरदस्त टाइप का होता है अभी। कोई मिलिट्रीली, यानी कि मिलिट्री के साथ में कोई दूसरा कंट्री सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन के फेवर में नहीं आया है। यहाँ तक कि नाटो का हो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कोई भी इस हिसाब से नहीं आया है। वो अलग बात है कि अंदर अंदर क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें वो सब दिया जा रहा होगा, लेकिन इस हिसाब से डायरेक्ट वे में नहीं आया। सिचुएशन बहुत ही यानी कि ग्रेवियर बना हुआ है ना। तो ये भी देखने वाली बात है कि अभी आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, यूक्रेन एग्जिस्ट करेगा अपने इंडिपेंडेंटली, या फिर ये इसका पार्ट हो जाएगा, या फिर रसिया का क्या मकसद है, क्या इसको इसमें अपने फेवर का कोई गवर्नमेंट कोई प्रेसिडेंट बैठाएगा पपेट जो किसकी बातों को माने हैं। तो इस तरह की चीज़ें कयास लगाया जा रहा है ना। और अभी तक का अपडेट यही है, बहुत सारा सैंक्शन लगाया जा चुका है, बहुत सारा, है ना। और इस तरह के, यहाँ तक कि चाइना ने भी जो कमोडिटी ये सबसे डील होने वाली मार्केट जो होती है ना, उसमें भी बहुत सारा सैंक्शंस वगैरह लगाया है। कि चाइना के बारे में लोगों का एक्सपेक्टेशन नहीं था, लग रहा था कि नहीं चाइना रसिया के फेवर में ये करेगा, लेकिन उन्होंने भी सैंक्शन लगाया है। और ऑलमोस्ट वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है सब ने कंडेम किया, और सैंक्शन लगाने के लिए जिस भी लेवल तक का ये होता है। अभी इंडिया का स्टैंड देखना है, क्योंकि यहाँ पे रसिया वर्सेस अमेरिका हो रहा है ना। तो इंडिया का ये देखना है, स्टैंड देखने लगे, क्योंकि इंडिया को की स्थिति वही वाली हो गई है ना। जब भी कोल्ड वॉर के दरमियान में एक तरफ यूएसएसआर, दूसरी तरफ यूएसए, है ना। तो यानी कि यूएसए वाले साइड को फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, यूएसएसआर वाले साइड को सेकंड वर्ल्ड, और जो बचे हुए थे, है ना, उसको थर्ड वर्ल्ड। उसमें दोनों तरफ से प्रेशर हो रहा था इंडिया को। तो इंडिया ने बोला कि नहीं, ना मैं इस साइड में जाऊँगा, ना मैं उस साइड में जाऊँगा, है ना, तो मैं अलग ही रहूँगा। तो उसमें उन्होंने 3-4 कंट्री मिला करके, है ना, ये इंडिया है ना, इधर इधर दोनों साइड में जो जोड़ने की एक होड़ लगी हुई थी। तो इंडिया ने कहा था, ये कोल्ड वॉर के दरमियान था, इंडिया ने कहा था कि नहीं, हम एक नॉन अलाइन मूवमेंट, NAM कहते हैं, कि चलाया उसमें 3-4 कंट्री। उसके बाद धीरे धीरे कई सारे कंट्री जुड़ता गया, जो कि न्यूट्रल, ना इधर ना उधर। ठीक है, तो इस तरह का ये है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब आने वाले टाइम में क्या ये थर्ड वर्ल्ड वार का रूप लेगी, या फिर कुछ टेबल टॉक होने की चांसेस है। हालांकि ऑफ़र दिया था बात करने के लिए, ठीक है, इन्होंने, रसिया ने, है ना। तो इन्होंने बोला, यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है, तो रसिया ने बोला था कि ये बेलारूस की जो कैपिटल मीन्स, क्या कहते हैं, मीन इस तरह का नाम है, तो यहाँ पे ये करने के लिए। तो इन्होंने, चूँकि इससे पहले भी कई सारा सीज फायर एग्रीमेंट यहाँ पे हो चुका है, लेकिन वो फिर, है ना, यूजलेस ही हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ पे नहीं होगा, अगर होना है तो ये बॉर्डर पे हो। तो बॉर्डर पे एक डेलीगेशन लेवल की बात हुई है, 4-5 घंटे की ये चली थी, कुछ निकल करके उससे नहीं आया। प्रेसिडेंट, दोनों प्रेसिडेंट ने मिला था, लेकिन इन लोगों का डेलीगेशन मिला था। ठीक है, अब आगे क्या होगा इसका सूरत हाल, वो देखने वाली बात होगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो फिर कवर किया जाएगा आगे भी। ठीक है, बस यहाँ तक ही रहने देते हैं इसका।